अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। आप में से अक्सर लोग ये सुन चुके होंगे कि अब से चंद घंटे पहले पंजाब पुलिस के दस्तों ने लाहौर के अंदर इमरान खान की जमान पाक की रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया, बहुत बड़ी तादाद में। और खुद इमरान खान साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा इंग्लिश और उर्दू में ये ट्वीट किया। उसमें उन्होंने वो फुटेज भी शेयर की जो पुलिस की नकलो हरकत की और उनकी जो मूवमेंट है, उसकी जो फुटेज है उसमें उन्होंने शो की। उन्होंने एक ट्वीट पे ये भी लिखा कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो और इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरहाल, आने वाली पुलिस ने पोजीशंस तो ली, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कोई मूवमेंट उन्होंने नहीं की। और जो पंजाब की सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि ये वो केयर टेकर गवर्नमेंट है जो 14 जनवरी के बाद मारज वजूद में आई थी, जिसका मकसद था कि इन्होंने 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन करवाने थे। इलेक्शन करवाने में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि इलेक्शन को रोकने के लिए हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की। और फिर 90 दिन खत्म भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत कंटिन्यू कर रही है और उसका मूड ऐसे लगता है कि 90 महीने या 90 बरस तक ये हुकूमत चलेगी। बहरहाल, इस केयर टेकर हुकूमत का ये कहना था, उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आमिर मीर गालिबन उनका नाम है, उनका ये कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का फौरी तौर पे हमारा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज इमरान खान को अदालतों ने जमानत दे रखी है। और एक अदालत ने, गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या लाहौर हाई कोर्ट ने, 31 मई तक इमरान खान की मुख्तलिफ जमानतों में जो है वो इजाफा किया। और अदालतें इतनी बेचार हैं और इतनी कमजोर हैं कि यही वो चीज कर सकती हैं जो वो कर रही हैं, तो इसी पे कम से कम आप उनके लिए तालियां मार सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा, आमिर मीर साहब की केयरटेकर हुकूमत जो है उसने ये कहा कि इमरान खान को अल्टीमेटम है, उनको डिमांड दे दी गई है कि आज का जो दिन, अब यानी अब जो दिन पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, इसके दोपहर के 2 बजे तक इमरान खान ने जमान पाक में जिन 40 दहशत गर्दों को छुपा रखा है, जिनका ताल्लुक 9 मई के वाकयात और दहशत गर्दी से है, इन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए, वरना यहाँ पर एक एक्शन हो सकता है उनको रिकवर करने के लिए। इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से बरमला ये कहा जा रहा है कि जी आप जरूर आए, पुलिस आए, अपने साथ मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया लेके आए और देख ले कि यहाँ कौन से दहशतगर्द हैं, और जो को भी यहाँ देखना है असला दहशतगर्द, उसको देख लें। अब अगर हम पाकिस्तानी मीडिया के किसी टेलीविजन प्रोग्राम में बैठे हुए हो तो हमें डिस्कशन ये करनी चाहिए कि यहाँ पे दहशतगर्द 40 हैं, 30 हैं, 38 हैं या 45 हैं, कौन कौन से दहशतगर्द यहाँ पे हो सकते हैं, इनके पास असला हिंदुस्तानी साख्त का है या जर्मन साख्त का है या रूसी साख्त का है या चीनी साख्त का है, ये किस रास्ते से दौड़ेंगे, पुलिस का कौन सा अफसर जो है वो वहां पे लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन और इसकी वजह हरगिज हरगिज ये नहीं है, इट्स इंपॉर्टेंट टू से कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मीडिया के अंदर ऐसे पढ़े लिखे, समझदार, मंतकी, लॉजिकल लोग नहीं हैं जो बहुत लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन का। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से हालात पाकिस्तान में शेप हुए हैं, उनसे अपने आज़ादाना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, या उनकी जो एक आज़ादी है चीज़ों पे बहस करने की, एनालिसिस करने की, वो छीन ली गई है, उनकी आज़ादियां सल्ब हो चुकी हैं। इसलिए आप जब पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को देखते हैं तो वहां आपको इंक्रीजिंगली बिल्कुल गैर मंतकी किस्म की, बेकार किस्म की, इरेलीवेंट किस्म की डिस्कशंस आपको नजर आती हैं, जिससे एक सूरत हाल को समझने में, जो बिगर पिक्चर है उसको समझने में कोई मदद जो है वो नहीं मिलती। और इस सूरत हाल को देख के बहुत से लोग दो किस्म के सवाल उठाते हैं। एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कभी पहले भी ऐसा हुआ था? बहुत से लोग कहना चाहते हैं कि नहीं, हमेशा ही ऐसा होता रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, इससे मिलती जुलती कोई चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई है, कम से कम 50 बरस तक तो नहीं हुई है। दूसरा जो लोग सवाल उठाते हैं वो ये है कि क्या इससे भी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। इसके जवाब में यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो शख्सियत है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सरकारी जगह के ऊपर गुज़श्ता 24 घंटे में एक 2 घंटे की बहुत गुस्से की तकरीर की, जिसमें इस अहम शख्सियत ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। इससे पहले जब हमारे साथ 80 की रिहाई में पीपल्स पार्टी ने मस्ती की, हमने उनको ठोका था, उनका भुरकस निकाल दिया। फिर हमारे साथ एमक्यूएम ने मस्ती की, हमने एमक्यूएस का भुरकस निकाल दिया। फिर हमसे नवाज शरीफ की पीएमएलएन ने मस्ती की, हमने उसका भुरकस निकाल दिया। और अब तहरीक इंसाफ ने हमें आंखें दिखाई हैं। जो हमले हुए हैं 9 मई के, ये बहुत मुनज़्ज़म हमले हैं। उनको बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा कि हम अब तहरीक इंसाफ का तो अभी पनिशमेंट का आगाज हुआ है, अभी तो देखें तहरीक इंसाफ के साथ हमने क्या करना है, और हम इनको ऐसा इनका हशर करेंगे कि ये कब्रों तक अपनी याद रखेंगे। जितना उनको गुस्सा था, उसे देख के ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ भी कोई डबल गेम खेल रहा है। ये ऐन मुमकिन है कि उनको इसी तरह से चीजें दिखाई गई हों, बिकॉज जब वो कहते हैं कि बहुत मुनज़्ज़म हमले में, बहुत गुस्से में थी ये अहम शख्सियत किसी इंपॉर्टेंट जगह पे, और उन्होंने बहुत से रिटायर्ड अफसरान जो हैं उनको भी बड़ी गालियां निकाली, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा जिसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो नेचुरल सवाल ये है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है
اس کا مقصد کیا ہے، اغراض و مقاصد کیا ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہنے میں کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ گولز اس کے کیا ہیں؟ کبھی پہلے دنیا میں اس قسم کے ماڈل ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں اس طرح کا کوئی ایک واقعہ ہو اور اس کے بعد بہت زیادہ طاقت استعمال کرنے کا جواز اور جسٹیفیکیشن جو ہے مل جائے؟ یاد کراؤں آپ کو کہ جو بہت اہم شخصیت تھیں، انہوں نے اپنے غصے میں یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی پاکستان کا 9/11 ہے، عمران خان پاکستان کا گورباچوف بننا چاہتے ہیں، یہ پاکستان میں سول وار کروانا چاہتے ہیں، وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو عراق میں، سیریا میں اور لیبیا میں پیدا کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے عمران خان کو معاف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل اغراض و مقاصد اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو یہ انڈر سیج صورتحال ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ براڈلی اسپیکنگ میں بہت کوئکلی آپ کو کہہ دوں کہ لگتا ایسے ہے کہ جو پریزنٹ رجیم ہے اور جو طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان اپنا جو ایک انہوں نے مورل پولیٹیکل سٹینڈ لیا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹیں۔ ایک ڈیمانڈ گزشتہ کئی دنوں سے چل رہی ہے جس کو ٹیلی ویژن چینل میں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ جب ان کو جیل سے رہائی ملی، جب سپریم کورٹ نے رہائی دلائی، تو وہ اس پوری وائلنس کو کنڈیم کرتے، لیکن عمران خان نے تو اس کو کنڈیم کیا ہے۔ فرق پھر کیا ہے؟ عمران خان کنڈیم تو کرتے ہیں، عمران خان کی کہتے تو ہیں کہ یہ وائلنس غلط ہوئی ہے، ہم نے کبھی اس کی اپروول نہیں دیا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ملیٹنسی کی جائے، لیکن عمران خان اس صورتحال کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت ضرور نکلی ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایسے حالات ہو گئے اور وہ بھرے پڑے تھے، وہ نکل آئے، لیکن اس کے اندر ہمارے پروٹیسٹرز کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس شامل تھے جنہوں نے بہت سی تخریب کاری کی ہے، حملے کیے ہیں، اور اس کے اندر کورٹ کمانڈر لاہور کے گھر کا حملہ جو ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ لاہور اتنا ایک نون ڈاکومنٹڈ ویزیبل شہر ہے، جس کے جغرافیے سے، اس کی سڑکوں کے حالات سے، کہ لبرٹی چوک کہاں پہ ہے، جیل روڈ کہاں پہ ہے، کہاں سے آپ لاہور کینٹ کے اندر انٹر کرتے ہیں، کورٹ کمانڈر کی ریزیڈنس کہاں ہے، اس سے پاکستان بھر کے، نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے لاکھوں لوگ جو ہیں اس جغرافیے سے اور محل و وقوع سے واقف ہیں۔ سو لاہور کے اندر کورٹ کمانڈر کے گھر کا حملہ جو ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ بن گیا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کی ایک انکوائری کر کے دیکھیں کہ یہ حملہ کس طرح سے ہوا ہے۔ اور عمران خان جو ہے اپنی پارٹی کے ان لیڈرز کو کنڈیم کرنے کے لیے اور دہشت گرد قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے شہریار آفریدی ہیں، جیسے مراد سعید ہیں، جیسے فواد چودھری ہیں، جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جن کے، اور یا جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جن کو اس وقت دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور عمران خان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ عمران خان ان کو کنڈیم کریں اور اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کر لیں۔ تو عمران خان یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لائن آف آرگومنٹ کو اگر آگے بڑھائیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کراچی کے اندر محمود مولوی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، وہ سندھ کے نائب صدر تھے اور علی زیدی صاحب کے بڑے قریب دوست رہے ہیں۔ تاہم جو انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ علی زیدی صاحب کو جب رہائی ملی تو توقع غالباً یہ تھی کہ علی زیدی بھی عمران خان کو چھوڑنے کا یا تحریک انصاف کو چھوڑنے کا کہیں گے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو تو کنڈیم کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد علی زیدی دوبارہ گرفتار ہو گئے اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ان کو 1 مہینے کے لیے سندھ کی کسی جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑنے کا جو پروسیس ہے وہ دن بھر جاری رہا۔ کم از کم 3 مزید شخصیات ہیں محمود مولوی کے بعد، جس میں عامر کیانی صاحب، جن کا 27 برس کا عمران خان اور تحریک انصاف سے تعلق تھا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا میں نے کبھی فوج کے خلاف کچھ کرنے کا سوچا نہیں ہے، جو صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے اس میں میں تحریک انصاف کو بھی چھوڑتا ہوں، اپنا عہدہ بھی چھوڑتا ہوں پارٹی کے اندر، اور میں سیاست کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اسی طرح سندھ سے 2 لیسر نون جو شخصیات ہیں، ایک کریم گبول صاحب ہیں، ایک اور صاحب ہیں جن کا نام جو ہے وہ سنجے گنجوانی بتایا جاتا ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس وغیرہ کر کے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ کہیں سے ایک ایسا دباؤ آ رہا ہے، بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے تحریک انصاف کے ان لوگوں کے اوپر جن کو یا تو پہلے گرفتار کیا گیا یا ان کے اوپر مختلف قسم کے کرپشن کے کیسز بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ آپ چھوڑیں، اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے۔ جو بہت اہم شخصیت ہیں جنہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے بڑی غصے کی تقریر کی ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس تقریر میں بہت زیادہ ٹائم انہوں نے عامر کیانی کے اوپر بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عامر کیانی نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اس کی کرپشن کی تمام ایویڈنسز ہم نے عمران خان کو دی ہیں، لیکن عمران خان نے الٹا اس کو سیکرٹری جنرل اپنی پارٹی کا بنا دیا ہے۔ پھر اس اہم شخصیت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اربوں روپے جو ہیں وہ ملک ریاض سے لیے ہوئے ہیں، بہت بڑی انہوں نے کرپشن کی ہے، عمران خان بہت زیادہ کرپٹ ہے، عمران خان کو خطرہ الیکشن کا انٹرسٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو تو اگر اگلے سال بھی ہم کہہ دیں کہ الیکشن کروانے ہیں تو عمران خان الیکشن کروانے کے لیے اگلے سال مان جائیں گے۔ عمران خان تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے جو کیسز ہیں ان سے ان کی جان چھٹ جائے۔ پاکستان میں ویسے آپ کسی کے اوپر کرپشن، قتل، ریپ، پیڈوفیلیا، کسی بھی چیز کا کیس
बना दें तो उसको आप प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज जाहिर है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट होती है उसमें तो हर चीज़ आसानी से प्रूव हो जाती है, मामला तो कहीं खराब होता है हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वैसे अज़े राह डाइग्रेशन मैं आपको ये बता दूं कि एक रियल एस्टेट के जो एजेंट हैं जो इसी इलाके में काम करते हैं बिटवीन जेहलम वजीराबाद एंड सो ऑन, जिन्होंने मेरी उनसे बात हुई गुज़िश्ता 24 घंटे में, और मैंने उनसे पॉइंटेडली पूछा इस इलाके की ज़मीनों का, चूंकि वो इसमें डील करते रहे हैं। जहाँ ये अल कादिर यूनिवर्सिटी है, जब आप निकल के आते हैं सुहावा से और दीना की तरफ जा रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो डिप्रेशन है, उस किसको पंजाबी में कसी कहते हैं या खाई कहते हैं, उसके नीचे ये अल कादिर यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ पहले नाले बहे बहे करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये जो कह रही है हुकूमत के अरबों रुपए की जमीन मलिक रियाज साहब ने दे दी इमरान खान को, 500 केनाल या 550 केनाल या 700 केनाल जो टोटल बनती है, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो वो साहब बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि 2020 में यानी अलकादर की जमीन तो मलिक रियाज साहब ने बहुत पहले हासिल कर ली थी, लेकिन 2020 में उनको एक कंसोलिडेटेड जमीन यहाँ पे 550 केनाल की ऑफर हुई और 1 लाख रुपए पर केनाल के हिसाब से ऑफर हुई। इसका मतलब है कि अगर 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं तो उनको 550 केनाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5.5 करोड़ रुपए की ऑफर हुई कब, 2020 में। और उनका ये कहना था कि मलिक रियाज साहब ने तो ये जमीन जब खरीदनी शुरू कर दी थी 2014, 15, 16 में वो जमीन खरीद रहे थे, उन्होंने इस इलाके के अंदर 20-25 हजार केनाल या इससे भी ज्यादा उन्होंने जमीन यहाँ पे खरीदी और उसको उन्होंने कंसोलिडेट किया और वो उन्होंने कौड़ियों की मोल खरीदी, यानी 5-5 हजार से 10 हजार पर केनाल पड़ जाती है जमीन की कॉस्ट जिस पे मलिक रियाज साहब ने खरीदी। मलिक रियाज साहब की यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक गेम थी, बिकॉज ही इज अ रियल एस्टेट जीनियस, वो ये थी कि अगर मैं हुकूमत को यहाँ आइडिया दे दूं कि यहाँ पर एक अलकादर यूनिवर्सिटी हो और एक स्ट्रक्चर बन जाए, फिर हुकूमत जब स्ट्रक्चर बनेगी तो सर आपको पता है हुकूमत पानी लेके आएगी, हुकूमत बिजली लेके आएगी, हुकूमत सड़कें लेके आएगी, सो उसके साथ एक पैराफर्नेलिया और इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत प्रोवाइड करेगी, एक्सेस रोड जिसको कहते हैं। तो उसके बाद ये जो सारी जमीन है जो अलकादर यूनिवर्सिटी के चारों तरफ फैली हुई है, इसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। और वही हुआ, अलकादर यूनिवर्सिटी एक मैग्नेट के तौर पे वहां पे ऑपरेट कर रही है और अब वहां पर उसके ऊपर नीचे जो जमीन है वो 10-10 लाख रुपए पर केनाल तक पहुंच चुकी है। वही जमीन जो मलिक रियाज साहब ने कभी 5 हजार 10 हजार पर के हिसाब से केनाल से ली थी वो अब 10 लाख की हो गई है। तो ये कितनी मल्टीप्लीकेशन होगी, मेरा ख्याल 100 टाइम्स की मल्टीप्लीकेशन होगी। अगर 10 हजार का हो और 1 लाख बन जाए तो 10 टाइम है 10 लाख हो, तो 100 टाइम्स की मल्टीप्लीकेशन हो गई है। और इससे ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती थी। ये तो मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको डाइग्रेशन के तौर पे बता रहा हूँ, इस केस के ऊपर फिर खुल के कभी बात करूंगा, लेकिन मैं इस पे बात इसलिए नहीं कर रहा कि जिस तरह से मैं चीजों को देखता हूँ, इस केस की ये अहमियत हरगिज नहीं है कि इस केस के अंदर क्या है। इस केस की अहमियत क्या है कि आपने एक सिचुएशन क्रिएट करनी है और उस सिचुएशन से आपने सियासी तौर पर फायदा उठाना है। इसके अलावा इस केस की और बहुत से जो 140 केसेस हैं उनकी कोई अहमियत और सिग्निफिकेंस मुझे कम अज कम समझ। अब इस चीज के ऊपर आ जाए कि क्या 9 मई की तरह का वाकया जहां एक बहुत बड़ा ऐसा अनएक्सपेक्टेड ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए और उसके बाद रियासत के पास या हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल का, बेजा ताकत के इस्तेमाल का, गुस्से में भरे हुए ताकत के इस्तेमाल का जवाब मिल जाए, क्या इस तरह के वाकयात हुए हैं पहले? इस तरह का एक नहीं, इस किस्म के दर्जनों वाकयात दुनिया में हो चुके हैं। सो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ इसमें कोई ओरिजिनल इंटेलिजेंस नहीं है, ये कोई ओरिजिनल चीज नहीं है, बिल्कुल कॉपी कैट किस्म की चीज लगती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज इस तरह के वाकयात इंसान की तारीख में भरे पड़े हैं। 2-3 वाकयात अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको बहुत बेहतर इसका एक पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप कर सकेगा। पहला एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि जब भी इस किस्म का एक इवेंट होता है उसकी असल हकीकत कभी भी मालूम नहीं हो सकती। दहाइयां गुजर जाती हैं, रिसर्चर्स उसे इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, उस पर लिखते रहते हैं, उस पर एक थ्योरी आती है, काउंटर थ्योरी आती है, एक नैरेटिव आता है, काउंटर नैरेटिव आता है। आहिस्ता 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 आपको एक हकीकत उसकी जो है वो क्लियर होती है और कई दफा 100 बरस गुजरने के बाद भी उसकी हकीकत पे आप बहस ही करते हैं, वो कंट्रोवर्शियल ही रहती है, कभी उसको ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से आप नहीं समझ सकते। लेकिन उसके बावजूद उसकी एक सेंस आपको डेवलप कर जाती है कि जब इस किस्म का एक इवेंट होता है तो उससे कौन सी ताकत है जो फायदा उठा सकती है और फायदा उठाने की कोशिश करती है और फायदा उठा लेती है। ये इसका प्रिंसिपल लिटमस या डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अब जिस तरह से 9 मई 2023 एक बहुत बड़ा ट्रेजिक इवेंट है, इसी तरह से जर्मन हिस्ट्री के अंदर 27 फरवरी 1933 एक बहुत बड़ा इवेंट है, जब जर्मन पार्लियामेंट जो है, जिसको जर्मन लैंग्वेज में रीख्ताग रीख्ताग यानी इंग्लिश में देखें तो REICH तो लगता है रीख्ताग, लेकिन रीख्ताग जो है रीख्ताग को आग लगाई गई। पकड़ा गया एक बंदा, इल्जाम लगा कि इसने जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ के ऊपर, लुब उसका नाम था, गालिबन उसका नाम मैंने कहीं लिख के भी रखा हुआ था, उसका नाम था, मारिन गोलीस का नाम है, मेरी राइटिंग में जो है वो गुम हो गया है।
मैरिनस मैरिनस वॉन्डर लब, LUBBE, लब, बट एनीवे लब वाज ओनली 24 years of age. और उस पर इल्जाम लगा कि ये, उसने कहा कि मैं अकेला था, मैंने ये खुद किया है, मेरे फलाफा मकासद थे. लेकिन उस पे हिटलर की पार्टी उस वक्त पावर में आई थी और नाजी पार्टी ने उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पे किया गया है. और प्रेसिडेंट जो थे जर्मन रिपब्लिक के, जो नाजी पार्टी से नहीं थे, उनको ये मजबूर किया गया कि वो जर्मनी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दें. और मौरख ये कहता है कि वहां से नाजी जर्मनी का आगाज हुआ, जिसके बाद जुल्म और सितम, होलोकास्ट और पता नहीं क्या कुछ हुआ. इस शख्स को उस वक्त सजाए मौत दे दी गई. और हाँ, और सबसे बढ़ के ये कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी जर्मनी की, उसको बैन कर दिया गया. कम्युनिस्ट को चुन चुन के मारा गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको मुल्क बदर होना पड़ा. और जर्मनी से कम्युनिस्ट पार्टी का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया. टोटल कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी की एलिमिनेट हो गई. और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज एंड सो ऑन की वापसी. 1966 में, अच्छा, उस वक्त जब ये हुआ तो जो वेस्टर्न मीडिया था और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, जो बरतानिया में थे, अमेरिका में थे, मुख्तलिफ जगहों पे थे, फ्रांस के अंदर थे, उन सब ने यही इल्जाम लगाया, उनको शक था कि ये नाजी पार्टी ने खुद किया है ताकि जर्मन पॉलिटिक्स को चेंज किया जाए और जर्मन रियासत के ढांचे के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हासिल किया जाए. 1960s में, 66 में प्रॉब्ली एक जर्मन कोर्ट ने इस केस को रीओपन किया. और ये जो शख्स था 24 बरस का, जिसको सजाए मौत दे दी गई थी, इस शख्स को उन्होंने कहा कि इसका मिस ट्रायल हुआ था. और उसके बाद से कोई इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बेसिक जो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इसको नाजी पार्टी ने खुद किया था. लेकिन और आगे आ जाए, 1965 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर 30 सितंबर 1965 को जनरल सुहार्तो ने ये इल्जाम लगाया कि सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोशिश की है. उन्होंने बहुत से कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट को पकड़ लिया, जिसको कहा जाता है 30 सितंबर मूवमेंट. और उसके बाद मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया इंडोनेशिया का. हालांकि प्रेसिडेंट सोइकार्नो बैठे थे, बाद में उनको भी डिसमिस कर दिया गया और सुहार्तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बन गए और 32 बरस तक वो इंडोनेशिया के डिक्टेटर रहे. और 1998 में एक अवाम का बहुत बड़ा जो हजूम था, उसने उनको ताकत से डिस्प्लेस किया. लेकिन उसके बारे में हिस्टोरियंस मुतफिक हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को जो उसमें इन्वॉल्व किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी का ताल्लुक नहीं था उन किलिंग्स के साथ. वो किलिंग्स किसने की वो आज तक नहीं पता चल सका. लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया और अगले 1 या 2 बरस के अंदर तकरीबन 1 मिलियन, 10 लाख इंडोनेशियंस जो हैं वो उन पर्जेस के अंदर और उस रिएक्शन के अंदर रद्द अमल में मारे गए जो कि इंडोनेशियन मिलिट्री ने किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया के खिलाफ. ये हो गई दूसरी एग्जाम्पल. तीसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है 9/11, जिसके बारे में बहुत से लोगों को शकूक रहा. अमेरिका के अंदर शक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अमेरिका के बाहर जो एनालिस्ट हैं, जो रशियन हैं या चाइनीज हैं या और भी बहुत सी दुनिया के हैं, उनको हमेशा से, या अरब दुनिया के हैं, मुस्लिम दुनिया के हैं, उनको ये शक रहा कि 9/11 या तो होने दिया गया या 9/11 कराया गया, जिसका मकसद ये था ग्लोबल डोमिनेशन हो. और 9/11 ने वो जवाब दिया जहां पे अमेरिका के लिबरल्स, अमेरिका के लोग और मगरबी दुनिया के लोग जो हैं उनको डिफेंसिव पे डाल दिया गया. और उसके बाद मशरक़ वस्ता में और अफगानिस्तान में जंगों का सिलसिला शुरू करने की एक इजाज़त मिल गई. अफगानिस्तान की जंग तो फिर भी चले कनेक्ट की गई किसी तरह से 9/11 से. इराक की जंग तो किसी पासे से कनेक्ट नहीं होती थी, लेकिन इराक की जंग और सब जंगें जो हैं वो इसी शेडो के अंदर हुई. और अगर 9/11 के ट्रेजिक वाकयात ना होते तो अमरीकी हुकूमतों को और रिपब्लिकन्स को वो राइट ना मिल सकता फोर्स एक्सरसाइज करने का, जंगें करने का, जो उन्होंने वहां पे की. 9 मई को क्या हुआ इस पे बड़ी हम बहस कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अब चूंकि वक्त गुजरता चला जा रहा है और इसके ऊपर एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेटेड पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहा है, और एक बहुत ही समझदार शख्स जो है, जो हरगिज हरगिज उनका तहरीक इंसाफ के साथ कतई हमदर्दी नहीं है, वो मुझे अपना एनालिसिस ये दे रहे थे विच इज प्रिटी कोजेंट, कि चूंकि इमरान खान की पार्टी मसलसल ये कहती थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारा रेड लाइन है, अगर उसको कुछ हुआ तो हम रिएक्ट करेंगे. तो सिस्टम जो है उसने एक बड़े स्क्रिप्टेड, वेल स्टडीड तरीके से इमरान खान की एक ड्रामेटिक अंदाज के अंदर वायलेंट गिरफ्तारी की, ताकि तहरीक इंसाफ उसके ऊपर रिएक्ट करे. और जब तहरीक इंसाफ, उनको पता था कि जब रिएक्ट करेगी तो वो मुख्तलिफ जगहों का रुख इख्तियार करेगी, तो पहले से ऐसी टोलियां थी सादा के अंदर तैयार थी जो तहरीक इंसाफ के रिएक्ट करने वालों के अंदर शामिल हो गई, जिन्होंने उनको मशवरे दिए, इंस्टिगेट किए, उनको बताया कि इधर चलो, आग लगाओ, और वो खुद भी आग लगाने वालों के अंदर शामिल थे. और खास करके यही वजह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं
ایک लिटमस टेस्ट ये है कि कोर कमांडर लाहौर का घर जो है उस पे जो अटैक हुआ है उसकी एक बड़ी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसके नुक्ते मैंने कई दफ़ा उठाए हैं। बिकॉज लाहौर शहर का जोग्राफिया महलो वकू इतना वेल स्टडीड है कि वहाँ जो चीज़ हुई कि लिबर्टी से चलने वाला एक चौक कैसे सारा रास्ता क्रॉस करके पैदल कोर कमांडर के घर तक पहुंच गया, पुलिस कहाँ थी, क्विक रिएक्शन फोर्स कहाँ थी, कोर कमांडर की अपनी सिक्योरिटी कहाँ थी, कोर कमांडर अलर्ट क्यों नहीं हुआ, ये इमरान खान भी मुतालबा कर चुके हैं। एतजाज एहसन साहब ने भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर इसकी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है। तो होना तो ये चाहिए कि इसकी एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन हो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। होना क्या चाहिए कि ये वाकयात इतने कंट्रोवर्शियल हैं और इतने अहम हैं कि इसकी तह तक जाने के लिए एक हाई पावर्ड जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो, जो दिन रात काम करे और हफ्ते के अंदर अंदर तमाम हकायक को मालूम करे, और फिर वो फुटेज भी इकट्ठी की जाए जिसमें पुलिस के साथ आपको सादा में लोग ऑटोमेटिक वेपन्स कैरी करते नजर आते हैं, ताकि हम इन वाकयात की तह तक जा सकें जिन्हें कोई भी जो है अप्रूव नहीं करता। इन वाकयात के बारे में तो जब डिस्कशन होगी तो जाहिर है सभी ये कहेंगे कि ये वाकयात जो है इसकी मजम्मत तो सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इसको ये किस हद तक के वाकया प्रोवोक किया गया या इंस्टिगेट किया गया, इसकी पहले दिन ठीक तरह से 10 मई को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। लेकिन अब इन हाइंडसाइट ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नजर आती है, स्पेशली इन व्यू ऑफ द एविडेंसेस जो दुनिया भर से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कि कैसे इस वाक्य की जो सेहत है और इसकी जो इंटेग्रिटी है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसके बारे में बड़े वैलिड रीजंस हैं कि उनके ऊपर शकूक हैं, और उनको गौर से देखने, इन्वेस्टिगेट करने और उनको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत। अब उस प्रिंसिपल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इमरान खान ने ऐसा क्या गलत किया, इमरान खान का असल जुर्म, असल गुनाह क्या है, इमरान खान ने जुर्म गुनाह पाकिस्तान के अंदर किसी के खिलाफ किया है या पाकिस्तान से बाहर किसी के खिलाफ किया है, इमरान खान का असल जुर्म क्या है जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर इस किस्म की आफत पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से ऑन रिकॉर्ड, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को मार्च अप्रैल 2022 में जरा भी अंदाजा था कि ये सूरत हाल किस तरफ को जाएगी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इमरान खान और उनकी जमात एक इलेक्टोरल पार्टी है जिसकी प्रेजेंस है पाकिस्तान के 4 फेडरल रीजन्स के अंदर, पंजाब में, केपी के अंदर, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कराची के शहर में। और इस पार्टी की तमाम तंजीम साजी, सोच, विजन, एक्टिविटी, स्लोगनरिंग, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें गेयर्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं टुवर्ड्स विनिंग द इलेक्शंस विद इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई वियटकॉन्ग की तरह गुरेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये मुक्ति बानी जो अवामी मुस्लिम लीग ने और हिंदुस्तान ने मिलकर बनाई थी, ये उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जिस किस्म की स्ट्रगल और जिस किस्म की सूरत हाल इसके आगे पीछे डेवलप कर दी गई है, ये पार्टी और ये लीडरशिप जो है इसके बारे में उसने कभी उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, और ये ऑफ कोर्स आर ill equipped mentally and physically to handle these kind of challenges। तो फिर ये हो क्या रहा है अब? मैं देखता हूँ अक्सर ट्विटर के ऊपर बस डिबेट हो रही होती है, लोग जो बड़े जालिम और संगदिल किस्म के लोग हैं, जिनके दिल कभी माफ करने में और पसीजने में आते ही नहीं है, जिनके दिलों के अंदर सिर्फ नफरत, कदूरत, कीना परवरी और कमीनगी भरी हुई है, उनके मैं कमेंट्स देखता हूँ तो एक साहब लिखते हैं कि ये एक क्या वर्ड है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये डिसमेंटलिंग द क्रिएशन हो रही है। यानी जिन लोगों ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को क्रिएट किया था एज अ प्रोजेक्ट, एज अ प्रोडक्ट इन क्रिएशन, वही वो अब इसको डिसमेंटल करें। ये एक इस तरह का आधा पचधा किस्म का आर्गुमेंट है जिसके ना पीछे का कोई बैकग्राउंड क्लियर होता है लोगों के जहन में, ना इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेज लोगों के जहन में क्लियर होते हैं। बट आई विल रेज सर्टन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। वो क्वेश्चन ये है कि इमरान खान ने ऐसा क्या गलत किया। अगर आप देखें इंटरनल पॉलिटिक्स जो सा आपको समझ आता है नवाज शरीफ और पीएमएलएन का, तो वो ये है कि नवाज शरीफ को जेल में जाना पड़ा, नवाज शरीफ को पनामा केस की सूरत में इक़्तिदार से हटना पड़ा, उन्हें सजा हुई, वो जेल में जाना पड़ा और फिर उसके बाद वो खुद सेल्फ एग्जाइल में चले गए। तो उनका ये गुस्सा है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन नवाज शरीफ को इक़्तिदार से इमरान खान ने नहीं हटाया। नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी पुश है, जिसको जर्मन लैंग्वेज में पुश कहते हैं, PUTCH पुश वाली, ये तो धक्का जो उनको मारा, ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हटाया, एंड टू द बेस्ट ऑफ आर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इसलिए हटाया क्योंकि नवाज शरीफ उनको लगता था कि मगरब, वेस्टर्न पावर्स और हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत की पीने बढ़ा रहे हैं, पावर लेवरेजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने के लिए। तो ये तो बेसिकली एक इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस नवाज शरीफ किस्म की एक्टिविटी होती है। लेकिन नवाज शरीफ उसके लिए अगर इमरान खान को प्रिंसिपल एक्टर समझते हैं तो किसी हद तक बात समझ आती है। और ये भी कि इन
ट्विस्ट ऑफ द इवेंट्स, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। आज वो सबसे ताकतवर पोजीशन में है, जैसे कि उनकी वीडियो की जो हुई है 10 मई की, जिसमें उन्होंने कहा कि फौज हमारे साथ है, पुलिस का बेहतर इस्तेमाल करें एंड सो ऑन। तो आपको लगता है कि वो एक ड्राइविंग सीट में है, उन्होंने सिस्टम को दोबारा कॉन्कर कर लिया। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान के बाहर की जो बैरूनी ताकतें हैं उनका क्या इसमें गुस्सा है, उसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशन हैं, कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। कभी उसकी कोई एक्सप्लेनेशन आती है, कभी कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन आती है। लोगों ने कभी उसमें इमरान खान के रशिया चले जाने की बात की, यूक्रेन की जंग की बात की, लेकिन जहन में रखिए कि वो 24 मई 2022 की बात है, और उस वक्त तक इमरान खान को हटाने का मंसूबा कई महीनों से चल रहा था, जो गालबन 2021 के जून जुलाई से आगे बड़ी तेजी से अपना सफर जो है वो तय कर रहा था। बहुत से लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान पे उन्होंने जो तकरीर की वो उसकी बेसिस बनी, उस वजह से मगरब की ताकतें उनसे नाराज हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के जब सदर आए 20 जनवरी 2021 को, उन्होंने इक़्तिदार संभाला प्रेसिडेंट बाइडेन ने, तो इमरान खान की जो कॉल थी कंग्रेचुलेशन की वो रिसीव नहीं करते थे, और किसी भी की ऑफिशियल के साथ इमरान खान की बात नहीं हो पाती थी। इमरान खान को आइसोलेट किया गया, एक मैसेज दिया गया कि इमरान खान इज अ पर्सोना नॉन ग्राटा, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसे जिसे लेजिटिमेसी जो है वो नहीं मिलेगी। तो फिर इससे सवाल रेज होते हैं कि आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या किया। आई मस्ट एडमिट कि मैंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, लेकिन कोई भी मुझे उसमें कोई ठीक से समझ नहीं आया। मुझे लगा कि किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। एक वॉशिंगटन के 20 बरस के इंसाइडर हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि ये वेस्टर्न जो मेजर पावर डिसीजन मेकर्स हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो डिपेंडेबल नहीं है, वो रिएक्टिव है, डिपेंडेबल नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आर्गुमेंट की थोड़ी सी कमजोरी यह है कि अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर चले जाएं, मेरी प्रोफाइल पे जाएं, वहां एक आपको पिंड ट्वीट मिलेगा 10 जुलाई 2018 का, इलेक्शन से 15 दिन पहले का, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, जिसमें मैंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं इनको मुतनाज़ा बनाने के लिए, कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए दुनिया भर के ज़राए इब्लाग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इमरान खान का डिपेंडेबल ना होना, अच्छा साबित ना होना, रिएक्टिव होना, प्रिंसिपल ना होना, ये बात तो उनके पावर में आने के बाद इंटरेक्शन के नतीजे में डेवलप होनी चाहिए थी। लेकिन उनके इलेक्शन से पहले एक पूरा नैरेटिव शेप किया गया कि इमरान खान इज नॉट द राइट पर्सन फॉर पाकिस्तान, विच रेजेस द क्वेश्चन कि व्हाट वाज रॉन्ग विद इमरान खान। इसकी एक्सप्लेनेशन मेरी ये थी कि इमरान खान को मगरब की दुनिया ने और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से देखा। बट देन ब्रिंग्स अस बैक टू द क्वेश्चन कि फिर पाकिस्तान ही की इस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान की प्रोसिक्यूशन कर रही है। उसकी वाज़ेह वजह ये समझ आती है कि ये अब वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो 2010 से 2016-17 तक पाकिस्तान को ड्राइव कर रही थी, जिसका नवाज शरीफ साहब से झगड़ा था, बल्कि ये एक ऐसी नई इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी थिंकिंग से हम ठीक तरह वाकिफ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो इमरान खान के तो खिलाफ है, उनकी खून की प्यासी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ इनके बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, और ये गालिबन इंटरनेशनल रीओरिएंटेशन भी करना चाहते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग कंफ्यूजिंग थिंग्स। कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं, जो अमेरिका के इंसाइडर भी हैं, और एक से ज्यादा मेरे एक अमेरिकन सोर्स से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से कहा कि इमरान खान थोड़ा सा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। इफ यू डोंट माइंड, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रियली ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, रेस्पेक्टफुल होते हैं, और इमरान खान कैरिड दी ऑरा ऑफ अ पर्सन हु थिंक्स टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ। और हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो इस किस्म, पाकिस्तान जैसे मुल्क से इस किस्म के लीडर जो है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जिसकी बड़ी अकड़ फूंक हो। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान को वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्रिकेटर की हैसियत से जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग ट्रीटमेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिला, जिसकी वजह से उनकी जमामा गोल्डस्मिथ से शादी भी हुई, इमरान खान ने यह समझा कि शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो वही सेल्फ रिस्पेक्ट कैरी कर सकते हैं इनटू द की पोजीशंस ऑफ पावर, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर एक और भी इसमें चीज आ जाती है कि टिल द एंड ऑफ दिसंबर 2020 और जनवरी 2021, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के सदर थे, तो इमरान खान की ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई, उनको हाईएस्ट लेवल पे बहुत गर्मजोशी से कबूल किया गया, व्हाइट हाउस के अंदर रिसीव किया गया, बहुत जबरदस्त अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, बल्कि गाहे बगाहे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी फोन के ऊपर बात भी हो जाती थी। तो यहाँ से ये सारी चीजें
کنفیوزنگ لگتی ہیں کہ اصل میں عمران خان کا کیا جرم تھا. ظاہر ہے کہ اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں ان لیول آف انڈرسٹینڈنگ اویئرنیس میں کہ ہم میں سے سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک نیریٹو ہمیں جنرل باجوہ کا سنایا گیا تھا کہ عمران خان نے باتیں نہیں مانتا تھا, ملک کے حساب سے غلط فیصلے کر رہا تھا, عثمان بزدار ہو گیا, اکانومی ہو گئی, ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی, ان کی اس لارجر اسکیم آف تھنگس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. بٹ ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ, اس میں عمران خان کی جو گرفتاری ممکن ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ہو, اور مجھے بہت شک ہے کہ اب اگر عمران خان کی گرفتاری ہوگی تو کوئی بہت زیادہ پبلک ریئیکشن نہیں ہوگا اور عمران خان کو بہت دیر جیل میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے. تو پھر یہاں پہ مقاصد کیا ہے؟ اب تک جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے کہ جو آپ نے پروسیس دیکھا کہ کیسے تحریک انصاف کے لوگ اب ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے کہیں کہ ہم عمران خان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں بیکاز دا ایونٹس آف 9 مئی. تو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد جب ان کو کئی ہفتوں تک جیل میں رکھا جائے گا تو باقی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی, نیگوسیشن کی جائے گی, ان کو یہ کنونس کیا جائے گا, ان کو سمجھایا جائے گا, جیسا کہ سوشل میڈیا میں جو لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں ان کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ عمران خان از ہسٹری, عمران خان اب ختم ہو گیا ہے, اس کا آگے کوئی رول نہیں ہے, اور تم لوگ اپنا اپنا راستہ جو ہے تھوڑا سا ٹھیک کرو. تو یہی چیز ان کو سمجھائی جائے گی کہ بھائی عمران خان لیڈ نہیں کر سکتا ہے, آپ لوگ اپنی اپنی پالیٹکس ٹھیک کریں, یا تو پی ٹی آئی کے اندر ایک دو دھڑے بنائے جائیں گے, یا عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مجبور کیا جائے گا کہ ایک نئے لیڈر کا انتخاب کریں تحریک انصاف کے لیے, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ سچویشن نہ کرنے والوں کو کلیئر ہے, نہ ریسیونگ اینڈ پہ لوگوں کو ٹھیک طرح سے کلیئر ہے. بیسک پرابلم یہ ہے کہ عمران خان مورل اتھارٹی کیری کرتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کی, اور سسٹم چاہتا ہے کہ عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی مورل پوزیشن سے پیچھے ہٹیں, جیسا کہ یہ کہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو, شہریار آفریدی کو, مراد سعید کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو وہ دہشت گرد قرار دیں اور اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کریں. اگر عمران خان ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کمزور لیڈر نظر آئیں گے, بے اصول لیڈر نظر آئیں گے, اور اسی وجہ سے وہ ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پوری ایک سگنیفیکنٹ 9 مئی کے واقعات کی میں نے کھول کے آپ کے سامنے کر دی ہے. ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے بولوں گا, پھر اس کو دوبارہ بھی انالیسس کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے ہمیشہ یہ الزام لگایا, یہ محسوس کیا 1970s کے اندر, ان کا بیانیہ یہ تھا کہ بین الاقوامی طاقتوں بشمول امریکہ نے مل کے, خاص کر کے امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوائی ہے, کیونکہ پھانسی دینے والی تو سپریم کورٹ اور جنرل ضیاء الحق تھے, لیکن یہ تھا کہ یہ بین الاقوامی سازش کا شکار ہوئے. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے قید و بند کی بہت سی سہولتیں کاٹیں, جب وہ بعد میں پاکستان واپس آئیں تو واشنگٹن کی بلیسنگ سے آئیں 1986 میں, اور انہوں نے اپنی پارٹی کا لیفٹ کا جو پورا گارڈ تھا اس کو انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا, اور اس کے بعد جتنی دیر تک وہ زندہ رہیں 2007 کے دسمبر تک, وہ ہمیشہ ان کی کوشش تھی کہ وہ امریکن پاور یا واشنگٹن یا ویسٹ کی رائٹ سائڈ پہ رہتی تھیں, وہ کبھی اس کے مخالف نہیں ہوئی. انہوں نے کبھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اسپیس نہیں دی کہ وہ ان کے اور ویسٹ کے درمیان میں آ سکیں. تو یہ ایک لیسن ہے ہسٹری کا. اب یہاں پر کیا ہوگا, بہت میں بول چکا ہوں, یہاں پہ کیا ہوگا پھر مجھے موقع ملے گا تو میں ایکسپلین کروں گا. یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ اس وقت جتنے بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں, جو سوشل میڈیا پہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر ہیں, ان سب کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے, ان کے فون نمبر, ان کے ایڈریسز نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تابڑتوڑ کوشش کی جا رہی ہے, اور مختلف طریقوں سے جہاں جہاں ایکسیس ہو پا رہی ہے ان کو وارن کیا جا رہا ہے آف ڈائر کانسیکوینسز. تو کوئی آسان کام نہیں رہا, یہ اب میڈیا نہیں رہا, کہ کچھ اور ہی چیز بن گئی ہے. بہرحال دیٹس اٹ, پھر بات ہوتی.